हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट अब से ठीक 2 महीने बाद यानी जून में शुरू होने वाली है। तो उसकी तैयारी के लिए जो सबसे पहला हमारा आवश्यक कदम हो जाता है कि पहले हम यह पता लगाएं कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, खासकर 2023 में जो जनरल पेपर हुआ था तो मैथ के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन है कि एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, लेकिन यदि उसी वस्तु को 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, हमें दे दिया जब उसने वस्तु को बेचा तो उसे 20% की हानि हुई। 20% हानि का मतलब क्या होता है, हम इसे लिख लेते हैं कि -20%। लॉस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद इसने कहा कि यदि हम इसका जो विक्रय मूल्य है इसको यदि हम 12 रुपये ज़्यादा में बेच देते, यदि विक्रय मूल्य 12 रुपये बढ़ा देते, फिर हमें ये लॉस नहीं होता, फिर हमें प्रॉफिट होता। कितना? 10% का, 10% प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब प्रतिशत में पहले जब हमने जिस भी विक्रय मूल्य पर बेचा 20% की हानि थी, तो 20% की हानि से 10% हम पॉजिटिव आ गए हैं। तो कितना सफ़र तय हो गया है यहाँ से, -20 और प्लस के 10 में कितना अंतर होता है, 30% का अंतर होता है। तो ये 30% का अंतर क्यों मिल गया, क्योंकि हमने जो विक्रय मूल्य है वो हम 12 रुपये में बढ़ा दिया है। तो 30% की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 12 रुपये हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि 12 रुपये बढ़ाने से ही प्रतिशत में अंतर 30% का आ गया है। तो 30% हानि को हम इक्वल पुट कर देंगे किसके, 12 के। और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, वो अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 12/30। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 100 से यहाँ गुणा हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, 4 धाय 40। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 40 रुपये था। सेकंड क्वेश्चन पार्टनरशिप यानी साझेदारी टॉपिक से है। क्वेश्चन है ए, बी और सी 3 व्यक्तियों ने किसी व्यापार में 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर जो व्यापार शुरू किया, उसमें 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ाया। उसके बाद यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो हमें बी का लाभ ज्ञात करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप पर बेस्ड है। हमें दे दिया कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इन्होंने जब शुरू में पूंजी लगाई तब क्या क्या थी, 7/2, 4/3 और है 6/5। इस अनुपात में उन्होंने पूंजियां लगाई है। अब सबसे पहला काम करना होगा, इस अनुपात को हमें एक सरल अनुपात में बदलना होगा, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में हमें दे रखा है, फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि जो नीचे के हैं, हर दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर हैं, इनको हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करते हैं, जब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 2, 3, 5, इनका एलसीएम होता है 30। तो इस सारे को हम 30 बना लेंगे नीचे। तो ऊपर क्या है, 7/2 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ 6/5। तो ये 2 30 कब बन सकता है, जब 2 को हम क्या करें, 15 से गुणा करें। 3 कब बन सकता है, जब हम 10 से गुणा करें। 5 कब बन सकता है, जब 6 से गुणा करें। तो क्या ये सही तरीका है अभी तक? तो यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, यदि हम नीचे 15 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें क्या करना होगा, 15 से गुणा करनी होगी, क्योंकि गणित के नियम क्या कहते हैं कि जो भी हम चीज़ ऐड कर रहे हैं वो बराबर मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो अनुपात है वो बिगड़ जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी ऊपर 10 से गुणा होगी और यहाँ भी ऊपर 6 से गुणा होगा। तो अब देखें क्या बन रहा है, ऊपर बन गया 105, नीचे 40 और यहाँ हो गया 36। नीचे 30 30 30 था तो 30 सभी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात है, इस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है। अब ए ने क्या किया है, 4 महीने बाद जो अपनी पूंजी है उसको 50% डबल कर दिया। अब 105 का 50% निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। तो इससे अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं कि सभी अनुपातों को हम 2 से गुणा कर देते हैं पहले ही। तो ये हो गया अनुपात 210, अनुपात 80, अनुपात 72। ये हमारा फाइनल अनुपात है। अब इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इतनी चीज़ हम समझ गए हैं। इस अनुपात को हमने इसके अंदर कन्वर्ट
कर लिया है। अब आते हैं पूंजियों पर, कितनी कितनी पूंजी लगाई है। पहले ए ने कहाँ से शुरू किया, 210 पूंजी से शुरू किया, लेकिन ये 210 कितने महीने तक ही रखी है, केवल 4 महीने तक ही रखी है। 4 महीने बाद इसने चेंज कर दिया है। तो 4x ले लेते हैं, x की वैल्यू हम एंड में है वो कैंसिल कर देंगे, या इसको हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं ताकि इससे क्वेश्चन हमारा ज़्यादा बिगड़े नहीं। तो 210 4x ये क्या हो जाएगा, यानी 210 रुपये लगाए 4 महीने के लिए, तो गुणा करेंगे तो हमें लाभ मिलता है। प्लस अब कितने महीने और बच गए, क्वेश्चन में कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, तो अभी भी हमारे 8 महीने बचे हुए हैं। 8 महीने तक उसने राशि क्या की है, जो 210 थी इसको 50% इंक्रीज कर दिया। तो 210 का 50% का मतलब हमेशा आधा होता है, तो अपनी राशि आधी और बढ़ा दी इसने, कितनी कर दी है 315। अब राशि इसकी कितनी है 315 है, और महीने कितने तक ये लगी रहेगी, 8 महीने तक। तो यहाँ से भी इसका लाभ इतना बन जाएगा। फिर आते हैं दूसरे पर, बी का यूनिट कितना है, बी का भाग है 80, लेकिन ये 80 भाग उसका पूरे 12 महीने तक लगा हुआ है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 12 8 96 यानी 960x। सी पर आते हैं, सी का कितना है 72, इसने भी पूरे 12 महीने तक कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो 12 दूने 24, 12 सत्ते 84 और 2 864x। तो तीनों की राशियां हमारे पास आ चुकी हैं, कितनी कितनी पूंजी जो इन्होंने लगाई है 12 महीने तक। अब आते हैं हम जो लाभ होता है उस पर। तो लाभ ढूंढने के लिए पहले हमें चाहिए कि ये जो तीनों की पूंजियां हैं 12 महीने तक, इसको कैलकुलेट कर लें। तो 210 गुणा 4 कितना हो गया है 840, 315 गुणा 8 तो ये हो जाएगा 8 5 40, 8 एकम 8 और 4 12, और 8 3 24 और 1 25, 0 6 8 5 3 13 और ये 3360। ये तो अकेले ए का, बी का कितना है 960 और सी का है 864। टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाभ भी हमें टोटल में ही दे रखा है। तो टोटल राशि देख लेते हैं पहले, 4 6 3 18 हासिल 1, 9 और 1 10, 3 13 और 8 21, और यानी 5184। तो वर्ष के अंत में क्या हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लाभ हुआ वो तो हमें हुआ 21,600। यदि ये लाभ एक व्यक्ति के हिस्से देखें या एक यूनिट पर देखें तो कितना बन रहा है 5,184। हमें पूछा है बी का बताओ, बी की कितनी है यूनिट 960, तो 960 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इसको 16 पर काट कर देखें, 16 3 48, 3 बच गया है 38, 16 दूने 32 और 16 चौके 64, ये 16 पर कटेगा 60। अभी भी इसको किस पर काट सकते हैं, यदि हम इसको 3 पर काटें तो 108, और ये हो जाएगा 3 पर 20। 108 से ये कट रहा है डायरेक्ट कितने पर 200 पर, 108 दूने 216, तो 200 गुणा 20 कितना हो जाएगा 4000। तो 4000 किसकी है, ये बी का क्या है प्रॉफिट है। यदि आपसे ए का पूछता तो यहाँ पर क्या लिख देते हम 3360, सी का पूछता तो यहाँ क्या लिख देते 864। तो इस तरह से पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपने करने हैं। सबसे पहला काम अनुपात है वो क्या होना चाहिए, एक सरल अनुपात आपने बनाना होगा। क्वेश्चन में सरल दिया है तो फिर काफ़ी इजी रहेगा। फिर जो जो पूंजी उन्होंने लगाई है वो कितने कितने महीने तक लगाई है, और फिर उनका हम क्या कर देंगे टोटल, और अंत में प्रॉफिट से यहाँ इस तरह की कैलकुलेशन करके आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से है। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15,463 में जोड़ने पर वह संख्या 107 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया कि जो हमारी संख्या है 15,463, इसमें हमें कुछ जोड़ना है, जोड़ देंगे तो ये संख्या है ये 107 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम करो, डायरेक्ट इसका इसमें भाग दे दो जो संख्या हमें दे रखी है। तो 107 एकम 107, 47 बचा है, 476 4 पर चला जाएगा, 428 कितना बचा है 8 4 483, फिर 4 पर चला जाएगा 5 पर तो 500 से ऊपर हो जाएगा, तो फिर से 428,
ये बच गया 55 शेष। हमेशा शेषफल निकाल के एक बार आपने रुक जाना है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे ये क्वेश्चन। जैसे हमें कह देता कि 18 है और इसमें हम क्या जोड़ दें कि जब 5 से भाग दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 5 में जब 18 में हमने देकर देखा, 5 दिए 15, कितना शेष बच रहा है 3। अब ये तो छोटा एग्जाम्पल है, यहाँ हम देखते ही बता सकते हैं कि 18 में हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 18 और 2 20 हो जाएगा, फिर 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये 2 हमें मिला कहाँ से, ये जब हम 5 में से ये शेष माइनस करते हैं तो 5 में से 3 गए 2, तो 2 जोड़ने पर यहाँ तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो यही काम यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से हम हमेशा शेषफल माइनस कर देंगे। तो 107 में से जब हम 55 घटाते हैं तो कितना आएगा 52, यानी ये संख्या यदि 52 ज़्यादा होती तो ये फिर शेष बिल्कुल 0 बचता, 107 से पूरा पूरा भाग हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 52 है। यदि इसी में पूछ लेता इसमें से क्या घटाया जाए कि संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए, तब डायरेक्ट जो शेष बच रहा है वो ही हम क्या है घटा देंगे 55, यानी ये संख्या 55 छोटी होती तो 107 से पूरी पूरी भाग हो जाती। अगला क्वेश्चन हमने लिया है पाइप और टंकी जो टॉपिक है उससे। क्वेश्चन है कि नल ए द्वारा टैंक को अकेले 8 घंटे में भरा जाता है, इसी टैंक को नल बी द्वारा अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। दोनों नल को 2 घंटे तक एक साथ खोलने के बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो बचा हुआ हिस्सा है जो टैंक का वो अकेला बी कितनी देर में भर पाएगा। तो हमें देखा है ए टैंक को भरता है 8 घंटे में, बी भर देता है 6 घंटे में। तो पाइप और टंकी के ज़्यादातर सवाल तो इसी पर हो जाते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, यह मानेंगे टंकी है या टैंक है ये कितने लीटर का है, कितने यूनिट का है, वो कहाँ से निकलता है। जब हम 8 और 6 का एलसीएम लेकर यहाँ पुट कर देते हैं और उसको मान लेते हैं कि टंकी इतने लीटर की। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है 24, तो हमने यह मान लिया कि टंकी 24 लीटर की है। अब पहला नल है ए, ये 8 घंटे में इसे पूरी तरह भर देता है, 8 घंटे में 24 लीटर भर देता है। तो एक घंटे में कितना भरेगा 3 लीटर, 8 दिए 24, तो 3 एक घंटे में 3, ये 1 घंटे पर निकालना, 1 मिनट पर, 1 दिन में, ये क्या होती है कार्यक्षमता। कार्यक्षमता हमेशा 1 पर निकालनी होगी। तो बी की कार्यक्षमता निकालें, 6 चौके 24, बी की कार्यक्षमता 4 है, बी की कार्यक्षमता ज़्यादा है इसलिए वो कम समय में भर देता है। अब हमें कह दिया कि 2 घंटे तक एक साथ दोनों पाइप खोल दिए, तो 1 घंटे में ये 3 लीटर, 1 घंटे में ये 4 लीटर, यानी दोनों 1 घंटे में 7 लीटर भर देते हैं, 2 घंटे में कितना भर देंगे 14 लीटर। अब हमने पहला पाइप बंद कर दिया, तो अब कितनी बच गई टंकी बच गई है केवल 10 लीटर। 14 तो इन्होंने मिलकर पहले 2 घंटे में भर दिया है, 10 लीटर बच गई। और बी की कार्य क्षमता क्या है कि वो 1 घंटे में 4 लीटर, तो 4 लीटर के लिए 1 घंटा लेता है, 10 लीटर के लिए कितना ले लेगा 10/4, यानी 2 सही 1/2, यानी 2.5 घंटे में वो बचा हुआ हिस्सा है टैंक का अकेला बी है वो भर देगा। अगला प्रश्न बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा टॉपिक से कि एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तय कर देती है, उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल हमें ज्ञात कर। तो हम मान लेंगे कि जब जल शांत होता है, शांत जल में चाल कितनी मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की भी हम चाल मान लेते हैं वो कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चीज़ें हमें इन क्वेश्चंस के अंदर माननी होती हैं। इसके बाद एक चीज़ हमें पता है कि जब हम धारा के साथ बहते हैं, धारा के साथ चलते हैं, धारा के अनुकूल चलते हैं, तब धारा की चाल हमें सहायता करती है। तो यानी ये दोनों चालें जुड़ जाती हैं, और धारा के विपरीत आते हैं तो ये चाल यानी धारा है वो हमें रुकावट पैदा करती है, हमारी चाल को कम करती है, तब ये y है वो x में से घट जाता है। अब आते हैं हम जब धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में
1 घंटे में। तो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। चाल क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई, यानी एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी x प्लस वाई बराबर 20। इसी तरह जब दूसरी धारा के हम विपरीत आएंगे तब 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो दूरी बटे समय बराबर चाल। अब चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, यानी धारा की चाल है वो घट जाएगी। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या आ चुका है, 10, ये 2। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने तुरंत ही 2 इक्वेशन बना लेनी होगी, फिर इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। तो यदि हम जोड़ दें सभी को तो ये तो x और x 2x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो माइनस का निशान है, प्लस करेंगे तो भी माइनस ही रहेगा, ऊपर प्लस है, यानी ये आपस में विपरीत निशान कट जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो 30, x बराबर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। y का पूछे तो हम यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न ज्योमेट्री से, x एक्सिस, y एक्सिस तथा 4x प्लस 3y बराबर 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की हमें रेडियस ज्ञात करनी है। तो हमें दे दिया कि एक तो x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक हमें इक्वेशन भी दे दी 4x प्लस 3y बराबर 12। ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। कैसे, x एक्सिस यानी हम एक ग्राफ बनाएं जब, तो ये लाइन क्या होती है, x एक्सिस होती है, ये y, 2 लाइन तो हमें दे दी, एक लाइन को यहाँ से इधर से गुजर सकती, उससे एक त्रिभुज बनेगा। उसकी हमें जो बाह्य जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी सर्कम सर्कल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिभुज बनाना होगा, उसके लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। अब x और y यहाँ है, यदि हम x की जगह 0 पुट कर दें तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, हम जैसे ही यहाँ 0 पुट कर देते हैं x की जगह, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के 4 के साथ गुणा करें क्या बनेगा, 0। तो ये तो 0 हो गया। 3y बराबर 12, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 4, 4 तिये 12। उसी तरह यदि हम y बराबर 0 पुट कर दें तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या आएगा, x बराबर 3, यानी 4 तिये 12। तो हमारे पास 2 आ गए, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहला क्या है, एक तो आ गया 0 और 4, दूसरा क्या आ गया 3 और 0। ये है इसका सेंटर O है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब ये पॉइंट हम कहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने 7वीं 8वीं 9वीं कक्षाओं में कि x है वो तो 0 है, x 0 कहाँ होता है, इस लाइन के ऊपर y वाली लाइन पे सारी पे x 0 होता है, लेकिन y का मान 4 है पॉजिटिव। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूर यहाँ ये पॉइंट जो है ये क्या है, 0 4 है। इसी तरह 3 0, x का मान 3, y 0 कहाँ होता है, इस लाइन पे होता है y 0, क्योंकि x एक्सिस की लाइन है। तो यहाँ पर x 3 प्लस का है, तो 0 से यहाँ 3 सेंटीमीटर तक ये पॉइंट हो गया 3। इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त का मतलब ये जो बाहरी लाइन है इसका हमें सर्कम सर्कल, इंग्लिश में इसे सर्कम सर्कल कहते हैं। वो वास्तव में क्या होता है कि ये जो इसके ठीक सामने की यहाँ से यदि हम, या इसका हमें मध्य बिंदु निकालना होगा, आसान भाषा में कहें इसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम ये सारी दूरी निकाल दें फिर उसको आधा कर दें, सारी दूरी निकलेगी दूरी सूत्र से, जो कि हमने 10वीं क्लास में भी सीखा है। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मध्य बिंदु सूत्र होता है। x2, ये x2 है, ये x1 है, यानी 3 में से 0 घटाओ प्लस 0 में से 4 घटाओ या 4 में से 0 घटाओ, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 5।
तो ये दूरी कितनी आ गई सारी, ये 5 है दूरी यूनिट में। हमें क्या पूछा है, जो इसका ये वाला पॉइंट रेडियस पूछी है, तो व्यास कितना आ गया 5, रेडियस क्या हो जाएगी 5/2, यानी कितनी आ जाएगी 2.5। अगला प्रश्न लाइन एंड एंगल्स यानी रेखा और कोण टॉपिक से क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो हमें दे रखा है कि आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल है, आंतरिक और बाहरी, इनमें कोणों का अनुपात कितना है 7:2 है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले आपकी बुक में काफ़ी दिए होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आंतरिक कोण तो 7x है और बाहरी कितना है 2x। अब आंतरिक और बाहरी कोणों का जोड़ क्या होता है, वो होता है हमेशा 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 9x बराबर 180, x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा 2x है, 1x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो बाहरी कोण है 40 डिग्री। अब हमें बतानी है संख्या कि इस बहुभुज में संख्याएं कितनी है, जो भुजाओं की संख्या कितनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री बटे बाहरी कोण है उससे हमें भाग करना हो। तो बाहरी कोण हमने निकाल दिया 40, 40 में 360, तो 9 है इसमें भुजाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से है कि 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी तथा 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में से कोई विषय नहीं पढ़ते। तो ऐसा बताना है कि इस समूह में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम से आप कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पहले दिया है कि कुल व्यक्ति हैं, टोटल हैं 15, इसमें से हिंदी पढ़ते हैं इनमें 7 और इंग्लिश पढ़ते हैं 8, लेकिन 3 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। इसका मतलब 15 व्यक्ति थे कुल, 3 ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, तो पढ़ने वाले कितने बच गए 12 पढ़ गए। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि या तो इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं या दोनों को ही पढ़ते हैं। इसका मतलब कि ये जो 7 और 8 ये तो काउंटिंग कितनी हो रही है 15 हो रही है, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि 12 ही है जो पढ़ते हैं। तो 12 और 15 यहाँ से एक असंगति मालूम हो रही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग पढ़ने वाले व्यक्ति, यानी पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं टोटल 12 हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी ये पढ़ने वाले कितने हो गए 15। तो ये 3 एक्स्ट्रा कहाँ से आए हैं, तो ये 3 व्यक्ति वे हैं जो कि दोनों में कॉमन आ गए, दोनों जगह आ चुके हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या वेन डायग्राम वेन आरेख बनाकर भी कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न इस जो एग्जाम में आया था कि एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि जो रेट है वो है 4% एनुअल वार्षिक है, टाइम है 2 वर्ष। इन 2 वर्ष के लिए जब हम एक तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और सिंपल इंटरेस्ट निकालें साधारण ब्याज, तो दोनों में क्या अनुपात आएगा ब्याजों का ये बताना है। तो पहले हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 4%, इसका मतलब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी 25 पर 1 ब्याज बनता है। तो 25 से राशि कितनी हो जाती है 26, यही फिर दूसरे वर्ष होगा 25 से 26, सीधा गुणा करेंगे 625 और ये हो जाएगा 676, यानी कोई राशि 2 वर्षों में 625 से 676 हो जाती है। तो कितना ब्याज बन रहा है 51 यूनिट, यानी 625 यदि मूलधन है तो ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये। अब इसी को इस पर लेके आए, जो साधारण ब्याज होता है ये हम जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट रेट और टाइम की गुणा होती है, यानी कुल हम 8% ब्याज ही कैलकुलेट करेंगे 2 वर्ष में, क्योंकि ये हर साल समान होता है। 4% पहले वर्ष, फिर 4% दूसरे वर्ष, 8%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी 25 यदि मूलधन है
तो उस पर 2 ब्याज बनेगा। यहाँ हम देख रहे थे मूलधन कितना था, 625 था, तो इसको भी हम 625 बनाएंगे तो कितना बन जाएगा ये, यानी 25 को हमें किससे गुना करना होगा, 25 से। तो ब्याज को भी क्या कर देंगे, 25 से, यानी 50/625। 625 पर कितना ब्याज बन रहा है, साधारण ब्याज 50। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, तो 51:50। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं।